मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में 1909 और 1919 के एक्ट पढ़े थे, जो ब्रिटिश शासन ने भारत में शासन संचालन के लिए बनाए थे। 1919 का एक्ट जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि द्वैध शासन प्रणाली को इसमें लागू किया गया था। और क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही भारतीय जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जा रही थी, इसलिए 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा के माध्यम से धीरे धीरे उत्तरदायित्व देने की बात कही गई। द्वैध शासन प्रणाली में दोहरा शासन अपनाया गया था, लेकिन ये द्वैध शासन प्रांतीय क्षेत्र में था, केंद्रीय क्षेत्र में नहीं था। प्रांतीय शासन को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन 2 ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया गया था जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। तो हमने उसमें देखा था कि प्रांतीय विषयों का रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में विभाजन किया था। जो रक्षित विषय थे उनको सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन रखा गया था, यानी उनके द्वारा इन विषयों पर कानून बनाए जाएंगे और शासन किया जाएगा। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे उनकी शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को दी गई थी, जो प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति ही ये सब उत्तरदायी थे। तो इस तरह से द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 के एक्ट के माध्यम से लाई गई थी, उसमें धीरे धीरे उत्तरदायी शासन देने की जो बात कही गई थी उसको कुछ हद तक दिया गया। ये बात अलग है कि ये असफल हो गया और इसके माध्यम से पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पाई। अब हम देखेंगे 1935 का एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 की जो योजना है वो 1930, 1931 और 1932 के गोल मेज सम्मेलन में जो विचार विमर्श किया गया था, मार्च 1933 में उस योजना या भावी सुधार के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। इसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया। इसी श्वेत पत्र के जो सुझाव थे उनको मानते हुए ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत शासन अधिनियम बनाया। ये भारत शासन अधिनियम बहुत लंबा और जटिल था, विस्तृत भी था। इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। ये इतना लंबा क्यों था, जटिल क्यों था? इसका कारण ये माना जाता है कि एक तरफ तो भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीय आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा था। उसके कारण भारत के लोग या भारतीय सत्ता का हस्तांतरण चाह रहे थे और ये करना आवश्यक भी हो गया था। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण के साथ साथ अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था करना चाहती थी, यानी वो शक्ति तो देना चाहती थी लेकिन अपने अधिकार भी पूरी तरह से नहीं देना चाहती थी। इसलिए ये बहुत लंबा और जटिल हो गया और इसीलिए इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इसकी विशेषताओं को देखें हम तो सबसे पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 1935 का अधिनियम पहली बार केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना करने का निर्णय देता है। ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। यानी 11 ब्रिटिश प्रांत इसमें शामिल होंगे, 6
चीफ कमिश्नर के जो क्षेत्र थे भारत में वो शामिल होंगे, और देशी रियासतों के लिए कोई बाध्यता नहीं थी, वो अगर चाहे तो इसमें शामिल हो और नहीं चाहते तो शामिल नहीं हो। इस अधिनियम के अनुसार प्रांत और संघ में, प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, जैसा अभी डिस्कस किया हमने, लेकिन देशी रियासतें इसके लिए बहुत आवश्यक नहीं उनके लिए माना गया कि उन्हें इसमें शामिल होना है। संघ में इच्छुक जो भी देशी रियासतें थीं उन्हें एक प्रवेश प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने थे। इस प्रपत्र में शर्तें दी गई थी जिन पर संघ में शामिल होना है। संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वशासन प्राप्त था। संघ और उसकी इकाइयों के विवादों का निपटारा करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। तो संघ की स्थापना की पूर्व शर्त ये थी कि कम से कम देशी रियासतों की कुछ जनसंख्या, आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करें। संघीय व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन था उसमें देशी रियासतों के लिए 104 स्थान निर्धारित थे। इसमें से 52 की पूर्ति होनी चाहिए देशी रियासतों की। इस शर्त के पूरा होने पर ही सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाएगी। तो ये एक शर्त इसमें लगा दी देशी रियासतों की आधी जनसंख्या की। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और इस प्रकार प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर नहीं आया। दूसरी विशेषता है 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी उसका अंत कर दिया गया, यानी प्रांतीय स्वायत्तता का जो स्वरूप था वो बदल गया और उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। संपूर्ण जो प्रांतीय शासन था वो लोक मंत्रियों के नियंत्रण में ले लिया गया और गवर्नर को ये एक तरह से सलाह दी गई कि वो मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन को संचालित करेंगे। गवर्नर के लिए ये निर्देश भी दिए गए इसमें कि उनके द्वारा प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सहमति से किया जाना चाहिए। तो कुछ चेंजेस आए, कुछ परिवर्तन किए गए। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और ये निश्चित किया गया कि उनके द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाएगा। ये जो मंत्री मंडल था ये गवर्नर को सहायता और परामर्श देने के लिए बनाया था। हालांकि ये इस एक्ट को प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है या सुधार माना जा सकता है, लेकिन गवर्नर के हाथ में उसके बावजूद भी कुछ विशेष शक्तियां दी गई थी। इसके बाद आता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में इसकी व्यवस्था की गई। कुछ संघीय विषयों, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले और कबायली क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित रखा गया, जिससे वो अपने विवेक के अनुसार समुचित व्यवस्था कर सकें। इन विभागों के संबंध में वह अधिक से अधिक 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकते थे। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। संघीय मंत्रिमंडल को सुरक्षित विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी संघीय विभागों की व्यवस्था करनी होती थी। इस मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी माना गया और सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर इन्हें कार्य करना था। चौथी विशेषता आती है संरक्षण और आरक्षण। ब्रिटिश शासन का विचार था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन अगर किया जाता है तो गलतियां हो सकती हैं, यानी वो भारतीयों को पूरी तरह से उत्तरदायी शासन चलाने के लिए योग्य नहीं मानते थे। इसके साथ साथ
जो अल्पमत वर्ग थे उनके हितों की रक्षा भी वो करना चाहते थे, और जो कि उनके पक्ष की बात थी। इस तरह से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र और प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने का व्यापक अधिकार दिया गया। ये अधिकार एक तरह से हम देखें तो संरक्षण और आरक्षण थे। ये संरक्षण जनतंत्रात्मक भावना के विरोधी थे। जैसा कि कुंते और सालेटोर ने कहा, इनकी व्यापकता के कारण वास्तविक स्वशासन की आशा नहीं की जा सकती थी। अगली विशेषता आती है विधानमंडल और मताधिकार का विस्तार। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदन किए गए। जैसा कि आज हम वर्तमान में देखते हैं, हमारी जो संसद है उसके 2 सदन हैं। ये जो 2 सदन थे, इनमें एक थी संघीय विधानसभा और दूसरी थी राज्य परिषद। जो विधानसभा रखी गई उसकी सदस्य संख्या 375 रखी गई और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 रखी गई। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनीय बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार भी किया गया। प्रांतों के लिए 10% से अधिक जनता अब मताधिकार कर सकती थी। एक और खास बात इस संघीय व्यवस्थापिका के गठन के संबंध में थी कि जहां और देशों में निम्न सदन को अप्रत्यक्ष रूप से और जो निम्न सदन था उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जैसे आज भी हमारे यहाँ होता है कि लोकसभा को हम प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से चुनते हैं, और जो उच्च सदन है हमारा राज्यसभा, उसको अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के माध्यम से चुना जाता है। लेकिन इसके विपरीत 1935 के एक्ट में जो निचला सदन था संघीय विधानसभा, उसको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की, और जो उच्च सदन था राज्य परिषद, उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो ये व्यवस्था अलग तरह की थी। मताधिकार का विस्तार इसमें किया गया। अगली बात आती है शक्ति विभाजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ हद तक हम देखते हैं कि जो हमारा वर्तमान संविधान है, जब इसे बनाया गया तो इसमें कुछ हद तक इसी तरह से शक्ति का विभाजन किया गया है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो 1935 के एक्ट में ये कैसे किया गया था, देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से एक संघीय शासन की स्थापना की जानी है, ये कहा गया, और इसीलिए केंद्र और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से बताया गया था। इस हेतु क्या किया गया, शक्ति का विभाजन किया गया। 3 विस्तृत सूचियों की व्यवस्था इसमें की गई। पहली सूची थी संघीय सूची। अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय इसमें रखे गए, जिसमें जल थल स्थल, जल थल और वायु सेना, विदेश विभाग, डाक, तार, मुद्रा और टंकण, संघीय लोक सेवाएं, संचार, बीमा और बैंक जैसे पूरे देश के महत्व के विषयों को रखा गया। प्रांतीय सूची में प्रांत से संबंधित और स्थानीय महत्व के 54 विषय रखे गए। इसमें शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय स्वशासन, अस्पताल, जनस्वास्थ्य, नहर, कृषि, जंगल, शिक्षा, सड़क जैसे विषय रखे गए, और भी बहुत से विषय थे। ये मुख्य विषय हैं। तीसरी सूची ली गई संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। इसमें दीवानी और फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने, श्रम कल्याण आदि मुख्य विषय थे। संघीय सूची के विषय पर संघ को कानून बनाने का अधिकार था। संघीय व्यवस्थापिका इस पर कानून बनाएगी, तो प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को कानून बनाने की शक्ति दी गई। संवर्ती सूची के विषयों पर प्रांत और संघ दोनों ही व्यवस्थापिकाएं कानून बना सकती थी, लेकिन पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय व्यवस्थापिका का कानून ही मान्य था। एक विशेषता ये भी थी कि जो अविशिष्ट शक्तियां थीं वो संघ और प्रांत की व्यवस्थापिकाओं को नहीं देकर के गवर्नर जनरल को दी गई।
और ये अधिकार दिया गया कि किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किए जाने पर विषय को संघीय या प्रांतीय किसी भी व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। अगली विशेषता है संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांत और रियासतों तक बहुत ज़्यादा विस्तृत था। इस न्यायालय को मौलिक और अपील संबंधी अधिकार दिए गए। न्यायालय का जो कार्य था प्रमुख रूप से वो था संविधान की व्याख्या करना और इस बात का ध्यान रखना कि प्रांतीय और संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करें। इस न्यायालय की यानी संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। हालांकि इसे अधिकार दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी न्याय संबंधी अंतिम शक्ति लंदन यानी इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल को दी गई थी। अगली विशेषता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। इस अधिनियम में हालांकि बहुत से परिवर्तन किए गए, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, सूचियां दी गई शक्तियों के बंटवारे में, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो ये अधिकार प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका को नहीं था। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की शक्ति ब्रिटिश संसद को ही दी गई थी। कुछ सीमाओं में रहते हुए प्रांत और केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं इस अधिनियम में संशोधन के लिए सिफारिश जरूर कर सकती थी, लेकिन उन सिफारिशों को मानना या नहीं मानना या अंतिम निर्णय लेना ब्रिटिश संसद के पास था। अगली विशेषता है इसमें प्रस्तावना का अभाव था। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट ध्येय या उद्देश्य नहीं रखा गया था, जबकि सामान्य तौर पर हर अधिनियम के शुरुआत में उसका क्या उद्देश्य है, उसको लाने के पीछे क्या कारण है, यह आवश्यक तौर पर दिया जाता था। जब इस बात की आलोचना कुछ ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने की तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें जोड़ने का निश्चय किया गया, और ये इसलिए किया जिससे भारतीयों को ये पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना है, वास्तविक स्वराज्य की स्थापना करना नहीं है। अगला है भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद के भारत विरोधी नज़रिए के कारण भारत परिषद के अंत की मांग लगातार की जा रही थी और 1935 के अधिनियम द्वारा इस परिषद का अंत जरूर किया गया, लेकिन भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त कर दिए गए, जिनसे परामर्श लेना या नहीं लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में जो परिवर्तन किए गए थे उससे भारतीय शासन पर भारत मंत्री की शक्ति में निश्चित रूप से कुछ कमी हुई। अगला आता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, जो 1919 में शुरू की गई थी, वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति भारत के हित में नहीं है, इस बात को जानते हुए भी अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के अनुसार और ज़्यादा संप्रदायों और विशेषितों को प्रतिनिधित्व देना जारी रखा और साथ ही साथ आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों के लिए इस पद्धति का विस्तार कर दिया। संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान प्रदान किए गए। तो इस तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और इसमें आई और वो है बर्मा, बरार और अदन के संबंध में निर्णय लिया गया। बर्मा, जो आज म्यांमार कहलाता है, एक स्वतंत्र देश है, उसे भारत से 1935 के एक्ट से अलग किया गया, भारत के नियंत्रण से, और 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया, जो बाद में जाकर के स्वतंत्र म्यांमार वर्तमान में मौजूद है।
बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाम मात्र की सत्ता को स्वीकार किया गया, लेकिन उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। इस तरह से बर्मा, बरार और अदन, इनको काफ़ी हद तक 1935 के एक्ट से अलग किया गया। अदन को भी मुक्त किया गया। अदन को 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन किया गया। तो ये हुआ कुल मिलाकर के 1935 का अधिनियम। अब इस अधिनियम को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, क्या वास्तव में उस उद्देश्य को पूरा किया गया, इसका मूल्यांकन करते हैं। प्रोफेसर कूपलैंड ने इस अधिनियम के लिए कहा कि ये रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता है। इसने भारत के भाग्य का हस्तांतरण अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में संभव कर दिया, लेकिन इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। मदन मोहन मालवीय ने कहा, नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से यह कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता है, परंतु भीतर से बिल्कुल खोखला है। राजगोपालाचार्य ने कहा, नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। तो वहीं मिस्टर जिन्ना ने कहा, 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और पूर्ण रूप से अस्वीकृति के योग्य थी। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है। हालांकि इस अधिनियम में द्वैध शासन का अंत करके प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई और केंद्र में आंशिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों की स्वेच्छाचारी शक्तियों में बिल्कुल भी कमी नहीं की गई। जैसा कि मिस्टर एटली ने कहा, इस प्रस्ताव का मुख्य तथ्य है अविश्वास। इसमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई, कुछ आलोचनाएं आई। तो सबसे पहली आलोचना है, दोषपूर्ण संघ की स्थापना की गई। हालांकि इसमें संघ के सभी आधारभूत तत्व या लक्षण लिए गए, जिसमें आते हैं शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान एवं निष्पक्ष न्याय सत्ता की स्थापना। लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ गंभीर दोष भी थे, जो भारत संघ के आकार, जनसंख्या, महत्व और राजनीतिक लक्ष्यों की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं थे। ना तो इसमें भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था और न ही इसमें आत्मनिर्णय, सामान्य नागरिकता या संघीय हस्तक्षेप में समानता का कोई प्रबंध किया गया था। जो भारतीय व्यवस्थापिका थी, उसे विधान में संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया था और जो अवशिष्ट शक्तियां थी उन्हें गवर्नर के पास रखा गया था। दूसरी जो आलोचना की जाती है इसकी, वो है प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम मात्र था। हालांकि प्रांतीय व्यवस्थापिका के सब सदस्य निर्वाचित थे, उन्हें और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी किया गया था, वहीं मताधिकार का विस्तार भी किया गया था, लेकिन वास्तव में ये एक भ्रम था, क्योंकि प्रांतीय स्वशासन के 2 आधारभूत तत्व बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता और प्रांत में उत्तरदायी शासन यहाँ पर नहीं थे। गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास विशेष दायित्व थे, जिससे प्रांतीय स्वशासन की स्थापना नहीं हो सकती थी। प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी सम्राट द्वारा नियुक्त उसका प्रतिनिधि गवर्नर था, मुख्यमंत्री नहीं था। अगली जो आलोचना है वो है संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था। निहित संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई। इसमें भारतीय अल्पमतों के भय का उपयोग करके बहुत ही अलग तरह के उपाय किए गए थे। वास्तव में ये संरक्षण ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके साथियों के स्वार्थ की रक्षा के उपाय थे। अगली आलोचना है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया, जिसकी भारत में बहुत ज़्यादा निंदा की गई, लेकिन इसको कायम रखा गया। इसमें आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों, भारतीय ईसाइयों और हरिजनों को भी
सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का लाभ दिया गया और इस तरह से हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश करते हुए भारत में राजनीतिक वातावरण को और विशाला बनाने की कोशिश की गई, जिससे भारतीय एकता नष्ट हो जाए और एकजुट होकर के ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो नहीं चल पाए और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य यथावत बना रहे। अगली जो आलोचना की जाती है वो है आत्मनिर्णय का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति क्या होगी ये भी ब्रिटिश संसद के हाथ में थी। इस अधिनियम ने भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं की थी। जैसा कि श्री एटली ने कहा था, अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्य नहीं था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 1935 का एक्ट दिखने में जहाँ स्वायत्तता देता नज़र आता है, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सी ऐसी खामियां थी जिसने भारत को पूर्ण रूप से स्वविकसित होने या भाग्य का निर्णय करने का कोई उपाय नहीं दिया था। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना।